Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are well and enjoying learning side. आज हम सिल्विया प्लेथ की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉपीज इन अक्टूबर। टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस पोएम के हवाले से। अक्टूबर का मंथ है और उसमें वो पॉपीज को डिस्क्राइब कर रही है, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रही है इस पोएम के अंदर। और इस पोएम को मास्टरपीस समझा जाता है। पोइट्री की जितनी भी प्लेथ की पोइट्री हैं उन तमाम पोइट्रीज में मास्टरपीस समझा जाता है इस पोएम को। उसकी रीज़न ये है कि जो पॉपीज हैं उनको उसने एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया है। अक्सर तो ये कहा जाता है कि शी वाज अ पेसिमिस्ट पोइट, बहुत ज़्यादा ना उम्मीद है, लेकिन इस पोएम में उसने कुछ बातें एज अ ऑप्टिमिस्ट भी की हैं। तो इसलिए इसे मास्टरपीस समझा जाता है। अक्सर उसने वायलेंस की बात की है, तशद्दुद की बात की है, लेकिन इस पोएम के अंदर उसने एन्चेंटिंग एंड ब्रीथ टेकिंग ऑफ पॉपीज फ्लावर। अब इन ये जो पॉपीज हैं इनसे वो इंटॉक्सिकेटेड हुई है। इन्होंने इस पोएम में इसने बताया है, ये शो किया है कि जो पॉपीज हैं, पॉपीज की वजह से ये एक ऐसी कंडीशन में आ गई है कि पॉजिटिव वे में लिखने पर मजबूर हो गई है। और पॉपीज़ की वजह से वो एक टॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट में है। अब ये जो कंडीशन है, ये एम्बुलेंस में है और हॉस्पिटल में जा रही है, जो इसकी प्रेज़ेंट कंडीशन थी। हॉस्पिटल में जा रही है, पेनफुल कंडीशन में थी, लेकिन इसके बावजूद भी पॉपीज़ के खेत से गुज़रते हुए वहाँ ठहर कर उनको देखने लग जाती है और ब्यूटी जो फ्लावर की है उसको प्रेज़ेंट करना शुरू कर दी है। अब रेड कलर भी इसको एज ए इमेजरी यूज़ किया है। इसमें हम इस पोएम में हम काफ़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें उसने काफ़ी एग्जैजरेशन भी की है और ये भी शो किया है कि शी वाज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कस्टमरी इमेजेस उसने यूज़ की हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि वायलेंस की जब उसने बहुत सारी पोएम्स में बात की है, तो वहाँ से फ़ौरन से इसने मूव किया और मूव करते ही कस्टमरी इमेज यूज़ किया। कस्टमरी इमेज क्या होता है? ये नेचर से रिलेटेड होती हैं। नेचर से रिलेटेड इमेजेस उसने यूज़ किए हैं। इमेजेस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो यहाँ उसने नेचर से रिलेटेड यानी कस्टमरी इमेजेस यूज़ किए हैं। तो ब्यूटी जो है एक्चुअली कहाँ होती है? देखने वाले की नज़र में ब्यूटी होती है। ये ब्यूटी तो हर चीज़ में ही है, लेकिन इंसान जिस चीज़ को देखकर इंटॉक्सिकेट हो जाता है, वो उसको ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एट द सेम टाइम स्वीट एंड इनसेन उसको लगते हैं ये फ्लावर्स, और एट द सेम टाइम जो है ना डेंजरस वो फील करती है। ये भी इसने एक स्टेंजा दिया है इस पोएम के अंदर, ये मिडल स्टेंजा है। अब इस स्टेंजा की रीज़न ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की उसमें बात की है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली पॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? टेड ह्यूज की सेकंड वाइफ। ये जो पूरी की पूरी इसकी पोइट्री है, इसकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअल वे में, रियलिटी में। इसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि अपने जैसे शेमस हीने जो बात करता है कि इंसान के जो पोइट के अपने ख़यालात, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको पोइट्री में नज़र नहीं आना चाहिए। जबकि प्लेथ की पोइट्री को हम देखकर ये कह सकते हैं कि उसकी पूरी की पूरी की जो लाइफ़ है वो उसकी पोइट्री में झलक रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड्स की इसने यहाँ पर बात की है कि जैसे उसने ये बताया कि टेड ह्यूज की लाइफ में उसकी सेकंड वाइफ थी, जिसकी वजह से एक डिप्रेस्ड वाइफ को, जो कि सिल्विया प्लेथ थी, उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। और इसी चीज़ को उसने पॉल्यूशन कहा है। ठीक है, डेंजरस भी यही चीज़ कहा है उसने, और कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हुए पॉल्यूशन भी उसने कहा उसे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो वर्ड्सवर्थ के हवाले से होगी। सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक नेगेटिव जो चीज़ इसने यहाँ पर डिस्कस कर दी। तो अगेन जो है वायलेंस की चीज़ आ गई, अगेन एक एंगर की चीज़ है, नेगेटिविटी हमें नज़र आ गई यहाँ पर।
तो वो ये शो कर रही है कि दैट वाज डिफिकल्ट टू बैलेंस हर लाइफ। उसकी जो लाइफ है वो अनबैलेंस थी, डिप्रेस थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अनबैलेंस थी, चीज़ों को वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो उसने ये कहा कि बाय अ स्काई पेलली एंड फ्लेमिली इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ठीक है, तो पॉल्यूशन का आपको बता दिया किस वजह से। एजिया वेविल जो थी टेड ह्यूज की सेकंड वाइफ थी, जिसकी वजह से प्लेथ को जो है वो एक अलग घर में गांव में भेज दिया था टेड ह्यूज ने। और उसने ये कहा था कि अगर तुम नहीं यहाँ रहना चाहती तो तुम बेशक जा सकती हो विलेज में। और वहां पर वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी। एक तो पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डबल मीनिंग यहाँ पर उसने यूज किया कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है लाइफ के लिए। तो अगर इंसान इनहेल ज़्यादा क्वांटिटी में कर जाता है तो इंसान की लाइफ जो है ना, उसको लंग्स कैंसर हो जाता है और फिर डेथ कंडीशन भी उसकी बन जाती है। और दूसरी फॉर्म में वो अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है कि उसकी अपनी लाइफ किस तरह से पोल्यूट हुई थी। और ये नेगेटिविटी यहाँ पर उसने शो की है। और एक और चीज़ हमने देखी कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है उसकी इस पोएम में। लास्ट जो स्टेंजा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फ्रीक्वेंट कलर्स जो है हम सिंबलिज्म को देखते हुए यूज़ करते हैं। और पहले वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ जिस तरह से डैफोडिल्स से इंटॉक्सिकेटेड हो गया था, स्पेल बाउंड हो गया था टू स्टे देयर एंड राइट द पोइट्री। और जैसे वो ये कहता है कि यहाँ पर लाइन मैंने मेंशन किया, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वो कि किस यानी उसने गोल्डन डैफोडिल्स कहा उनको। वो येलोइश या गोल्डन कलर में थे जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, पसंद आए। और उनकी वेविंग तक को उसने प्रेजेंट किया है, डिस्क्राइब किया है इस पोएम के अंदर। तो इसी तरह प्लेथ ने भी पॉपीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके, एग्जैजरेट करके उसने प्रेजेंट किया है कि हेवनली एज ब्यूटी ऑलवेज इज, कि इतनी हेवनली, इतनी खूबसूरत है जितना कि ब्यूटी हमेशा से होती है, जितना कि नेचर हमेशा से खूबसूरत होती है, इतने ही खूबसूरत हैं पॉपीज़ यहाँ पर। रेड कलर के हैं। रेड कलर को बहुत से डिफरेंट मीनिंग में परसीव किया जाता है। और एक और बात जो यहाँ प्लेथ कहती हैं कि ओ माय गॉड, व्हाट एम आई दैट दीज लेट माउथ्स शुड क्राई ओपन। कि अब माउथ यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हो रही हैं। एक तो फेमिनिज्म रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा ये कि पॉपीज़ की ब्यूटी को प्रेजेंट कर रही है। तो फेमिनिज्म जो है वो उसका मेन थीम था उसकी पोएट्री का। उसकी पोएम में बेसिक जो चीज़ें हैं, जो जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रही है, वो एक फेमिनिस्ट थी। तो एज अ फेमिनिज्म देखते हुए उसने ये कहा कि माउथ शुड क्राई ओपन। और स्कारलेट्स की बात की उसने फिर। और एक और जो चीज़ है, जो पॉपीज़ हैं वो यहाँ पर रिमेम्बरेंस डे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिमेम्बरेंस डे क्या है कि रिमेम्बरेंस डे एक्चुअली एक डे प्रेजेंट किया जाता है या उसको सेलिब्रेट किया जाता है। वो इस याद में कि वर्ल्ड वॉर वन जब हुई थी तो उस वक्त जो सोल्जर्स जो जिनकी डेथ हुई थी, उनके जो, आप ये कह सकते हैं कि जो टॉम स्टोन्स थे, उनको इम्बेल्ड करने के लिए अ, इन फ्लावर्स को, पॉपीज़ के फ्लावर्स को यूज़ किया गया था। जैसे अक्सर कब्रों पर गुलाब की पत्तियाँ वगैरह हम डालते हैं, तो इसी तरह उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन में जो सोल्जर्स जिनकी डेथ हुई थी, उनके लिए पॉपीज़ के फ्लावर्स सजाया गया था। तो जैसे हमने पहले से बात की है कि ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आई, देखने वाले की नज़र में ब्यूटी होती है। हर ब्राइट लाइफ रिफ्लेक्टेड इन द फ्लावर्स। ठीक है, तो जो उसकी ब्राइट लाइफ का एक एक्चुअल में तो कोई एस्पेक्ट नहीं था, लेकिन जो उसके अपने अंदर जो एक अच्छी लाइफ गुजारने की जो ख्वाहिश थी, वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपीज के थ्रू। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है, बाय अ स्काई पेलली एंड फ्लेमिली, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर दिया, इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड्स। अच्छा जी, रेड पॉपीज मेन चीज़ आ गई यहाँ पर।
आप इसको एज अ सिंबल भी ले सकते हैं। अपने यानी बहुत सारी चीजें जो है ना सिंबल एज अ सिंबल यूज हुई हैं। तो ये जो एक लाइन पीछे उसने कही थी कि व्हाट एम आई, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिंबल है उसकी लाइफ का, उसकी पोल्यूटेड लाइफ का, जो कि एशिया वेविल के थ्रू हुई थी। और डिस्ट्रेस और सैडनेस उसके ऐसे इमोशंस जो हैं उसने प्रेजेंट किए हैं। फ्रीक्वेंट कलर जो उसने रेड यूज किया है पॉपीज का, बार बार उसने पॉपीज को डिस्क्राइब किया है, इट्स मीन रेड कलर। तो रेड कलर के जो पॉपीज हैं वो रिलेटेड टू women इन एम्बुलेंस, उसने ये चीज अपने आप को प्रेजेंट किया। कौन वो? शी वाज इन एम्बुलेंस एट दैट टाइम व्हेन शी वाज राइटिंग दिस पोएम। और स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट इम्प्रेशन उसने बताया है कि किस तरह से नेचर का विमेन के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। नेचर को अगर देखा जाए तो वो इक्वल है मदर के, ठीक है। फिर नेचर को अगेन हम देखते हैं तो वो फीमेल, एज अ फीमेल, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो विमेन थी वो उनकी गॉडेसेस थी और ओरेकल्स थी। वो जो है प्रोटेक्ट कर रही थी ह्यूमन बीइंग को उस सोसाइटी में, इग्बो सोसाइटी में। तो अनबैलेंस्ड इंसिडेंट्स थे उसकी लाइफ में, मेक लाइफ हार्ड। जो अनबैलेंस इंसिडेंट्स थे, जिस तरह से आप ये कह लें कि उसके हस्बैंड का एक सेकंड वाइफ के साथ अफेयर और फिर उसके साथ मैरिज भी, और जो प्लेथ को विलेज लाइफ में धकेल देना, ये चीज़ भी उसकी लाइफ में जो है एक काफ़ी अजीब इंसिडेंट था, जो जो उसके लिए मुश्किल था अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और मुश्किल हो गई थी। जैसे हमने देखा था अराइवल ऑफ द बी बॉक्स और या बी मीटिंग, इन पोएम्स में हमें हमने देखा ये जो पोएम्स हैं ये उसकी वहाँ विलेज में रहते हुए ही लिखी गई हैं। सेल्फ डिस्कवरी भी है उसकी एंड सेल्फ रियलाइजेशन जस्ट बिफोर हर डेथ। उसकी ये वो पोएम है जो उसकी सेल्फ डिस्कवरी को बयान कर रही है और सेल्फ रियलाइजेशन को। जैसे पीछे हमने जो पढ़ा था व्हाट एम आई, तो ये जो है ना रियल चीज़ है यहाँ पर, जो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जा रही है कि वो अपने आप को ही रियलाइज नहीं कर पा रही थी। दी अराइव कौन सी पोएम है, द बी बॉक्स, और दूसरी है बी मीटिंग। बी मीटिंग में आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर आपने वो पढ़ ली है, उसमें बहुत ज़्यादा उसने ये चीज़ बताई है कि मैं क्या हूँ, रेटोरिक यानी क्वेश्चनिंग उसकी बहुत ज़्यादा है। वो लोगों को पहचान नहीं पा रही है, वो पूछ रही है कि ये कौन है और इस ड्रेसिंग में कौन है, इस ड्रेसिंग में, यानी कि हर चीज़ उसके सामने एक वेग मीनिंग रखती है। शी इज़, वी कैन से, कैन नॉट रियलाइज द पीपल, लोगों को रियलाइज नहीं कर पा रही अपने आप को ही। जब उसने नहीं पहचान पा रही तो वो लोगों को कैसे पहचानेगी। तो जो रेड कलर की हमने पीछे जो बात की थी, वो इसकी लाइफ की डिस्टरबेंस को भी शो कर रही है, डिप्रेशन को शो कर रहा है रेड कलर। ब्लड शेड का सिंबल है रेड कलर, और उसके अलावा सैडनेस का है, दुख का है, एक्सट्रीम का, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है सिंबल है रेड कलर। और उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, वार्मथ का भी सिंबल है, ठीक है। यानी इसकी जो एक डिस्टर्ब्ड लाइफ है, उस होल लाइफ को रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेड कलर की डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट कलर्स हैं इसके। अब जिस तरह से अगर हम कह रहे हैं कि रेड जो लाइटर कलर है, ठीक है, लाइट टोन में जो कलर होता है रेड कलर, वो यूजुअली कनेक्टेड है लस्ट से, एंगर और रैग से, ठीक है। एंगर, गुस्सा, लस्ट, इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो डीप रेड कलर है वो लव, पैशन और हीट से उसको जो है ना सिंबलाइज किया जाता है। और जो पॉपीज हैं वो लाइटर जो रेड कलर है वो एंगर को ही इस पोएम में शो कर रहा है, ठीक है। डार्क रेड कलर नहीं है, ये लाइट रेड कलर है। जैसे एम्बुलेंस में जो है रेड कलर की बात उसने की है, ठीक है, तो वो विमेन से रिप्रेजेंट कर रही है उसको। और जो उसने एक
अगर हम टेक्सचर देखें पॉपीज़ का, जो पॉपीज़ का फ्लावर है उसका अगर हम टेक्सचर देखें तो वो एक स्कारलेट जैसा है। ठीक है? तो स्कारलेट जो है वो विमेन से रिलेटेड है। विमेन की जो ड्रेसिंग होती है अक्सर ऐसा होता है, और जो मिड में उसके पॉलन्स होते हैं वो उसकी लेग्स से रिप्रेजेंट कर रही है उसको। तो जो पॉपीज़ का टेक्सचर है वो ओवरऑल ऑन दी होल हम ये कह सकते हैं कि वो पॉपीज़ से विमेन से रिलेटेड है, फेमिनिज़्म से रिलेटेड है। और जो है ये क्वेश्चन जो है रेज़ ये होता है कि वो अ, अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके अपने होने का जो है ना वो क्वेश्चन रेज करती है यहाँ पर कि व्हाट एम आई, कि मैं भी क्या हूँ, अपने आप को रियलाइज कर रही है। और मिक्सेस हर लाइफ एक्सपीरियंसेस विद डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपीज, मेंशंस हर ओन लाइफ, और अपनी ही लाइफ को वो पॉपीज को रिप्रेजेंट करके अपनी लाइफ को वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम सिंबलिज्म की बात करते हैं और अगर हम स्टाइल की बात करते हैं, उसका मूड, स्टाइल और जो टोन है उसकी, वो कैसी है कि जो पॉपीज़ हैं वो स्लीप, पीस और डेथ का जो है ना सिंबल यहाँ पर शो हो रहे हैं एज अ रेड कलर। ठीक है? तो हमने पीछे भी देखा था ब्लड शेड का, डेथ और एक्सट्रीम का सिंबल है। और ग्रीक और रोमन मिथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें पॉपीज़ को किस तरह से लिया जाता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। आपका कोई भी इस पोएम के हवाले से क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत इजीली उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। अपने पास इसको रिटन फॉर्म में ले आएँ या आप याद रख सकते हैं तो ये अच्छी बात है कि ग्रीक यानी एंशिएंट एक टाइम पीरियड था ग्रीक्स और रोमन्स का। उस मिथ में पॉपीज़ वर यूज्ड एज़ ऑफरिंग्स टू द डीड्स, के जो काम है उससे जो है ना उनको ऑफर करना एज एम्बेलम्स ऑन टॉम्बस्टोन्स। ये पहले एक चीज़ बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन जो चीज़ आई है इसके बारे में बता रही हूँ कि टॉम्बस्टोन सिंबलाइजेस इटर्नल स्लीप। ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई कि जो डेथ है उससे रिलेटेड है। टॉम्बस्टोन सिंबलाइजेस इटर्नल स्लीप। इसको प्रेजेंट किया जाता था टॉम्बस्टोन्स के ऊपर, ठीक है? वहाँ पर फैला दिए जाते थे। ऑफरिंग टू द डीड्स, के अच्छे काम जो होते थे उनसे उनको रिफ्लेक्ट करना। सॉरी, डेड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑफरिंग्स टू द डेड्स, कि जो डेथ हो चुकी है जिन लोगों की, उनको आप ये कह सकते हैं कि ऑफर करते थे, पुकारते थे, बुलाते थे। और सेकंड जो इंटरप्रिटेशंस हैं, पहली इंटरप्रिटेशन तो ये हो गई ना कि ऑफरिंग्स टू द डेड्स सॉरी, कि जो डेड है उनको ऑफर करते थे, उनको बुलाते थे। एम्बलम्स ऑन टॉम्बस्टोन सिंबलाइजेस इटर्नल स्लीप, कि जो सो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके टॉम्बस्टोन पर, मज़ारों पर जा जाकर उनको पुकारना या इस तरह से। और सेकंड जो चीज़ ये थी कि वो थी इन क्लासिकल माइथोलॉजी इज़ अ प्रॉमिस ऑफ रिसरेक्शन आफ्टर डेथ, के मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का। रिसरेक्शन ये होता है ना कि वो पॉपीज़ यानी अगर आपने उज़ैर अलैहिस्सलाम का अगर किस्सा सुना हुआ है तो उनको 100 साल के बाद दोबारा से अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया था। उनके साथ कोई जानवर था, आई थिंक सो डंकी था, और उसको यानी उनके माइंड में ये क्वेश्चन रेज़ हुआ कि हम मर जाएँगे और जब हमारी हड्डियाँ तक गल जाएँगी तो हम दोबारा ज़िंदा कैसे होंगे? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद अल्लाह ताला ने करने के लिए उनको, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये किया कि उनको वहीं पर जो है ना उनकी डेथ हो गई, और जो उनके साथ जानवर था वो भी, खाना-पीना सब कुछ गल सड़ गया। और 100 साल के बाद कहा जाता है कि उनको दोबारा जब ज़िंदा किया, उनकी पहले उनको ज़िंदा किया और उसके बाद उनके जानवर को जो उनके साथ था, उसको भी ज़िंदा किया, और उसके ऊपर उसकी हड्डियाँ जुड़ी, गोश्त आया, ऊपर जो स्किन आई, तो ये सब कुछ उनकी आँखों के सामने जब हुआ, तो ये चीज़ यहाँ पर रिसरेक्शन को शो कर रही है कि जो रेड कलर है ना, जैसे ब्लड है ना, फ्लैश इंसान का जो गोश्त है बॉडी का, वो रेड कलर में है, तो ये रिसरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर डेथ।
पॉपीज़ रिले यानी हशर के वक़्त हम दोबारा उठाए जाएँगे हशर के दिन। और पॉपीज़ जो है हम ये देख चुके हैं कि रिलेटेड टू प्लैथ्स लाइफ़, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि जो सिल्विया प्लैथ हैं वो तो इंटॉक्सिकेट हो गई, ठीक है? वो तो पॉपीज़ की ब्यूटी को प्रेज़ेंट कर रही हैं, वो तो चेरिश्ड हैं। लेकिन इसके बिहाइंड एक्चुअल में क्या चीज़ है वो इसके रीडर अच्छी तरह से जानते हैं। वो नेगेटिविटी है इसकी। वो जो है जो रीडर है इसका वो फ़ील कर सकता है, या जो लिसनर है वो फ़ील करता है कि इसकी लाइफ़ में ट्रेजेडीज़ हैं। और वो जो है अपनी इन ट्रेजेडीज़ को पोएट्री में प्रेज़ेंट करती है। और वो अपने आप को कंसील फ़ील करती है अपने आप को, कैसे बिहाइंड द पिटीनेस ऑफ पॉपीज़। फिर यहाँ स्काई की भी उसने बात की है कि स्काई जो है वो अ, एक पेलली एंड फ्लेमली, यानी जो सन की जो रेज़ पॉपीज़ के ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है? स्काई एक्चुअली जो पेट्रियार्चल सोसाइटी है, या आप टेड ह्यूज़ को ले सकते हैं कि या उसके फादर की बात करें तो उसका क्लैश इनके साथ था, मेल जो जेंडर है उसके साथ उसका क्लैश था। कि जो है ना टेड ह्यूज़ ने जिस तरह से उस यानी वो बुरा था तो नहीं, लेकिन अ, उसको क्लैश ये था कि एशिया वेविल जो है ना लाइफ में आई है। तो स्काई जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा है। और उसकी ये जो पेलिली वर्ड और फ्लेमिली वर्ड है, ये हार्डशिप्स को, यानी जो हार्डशिप्स फीमेल पर डाली गई हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। और फिर जो सन है वो ये कह रही है कि सन जो है वो पॉपीज के ऊपर अपनी हार्ड रेस डालता है, और ये अपने आप को बचा भी नहीं पाते, मुरझा जाते हैं, या ये चीज़ प्रेजेंट कर रही है एक्चुअली। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि सिल्विया प्लैथ जो हैं वो अपने आप को एज अ प्रिजनर जो है वो पॉइजन्ड हो गई हैं, ठीक है? अपने आप को एज अ प्रिजनर पॉइजन्ड, यानी जहरीली हो चुकी हैं, उनकी पॉल्यूटेड हो चुकी है लाइफ, फ्रस्ट्रेटेड है समटाइम्स। और बट इन दिस पोएम पॉपीज आर द सिंबल ऑफ प्लैथ्स own life. Poppies are under grim horror. Extreme of life and death has been represented in the poem. और ये थी आज की जो मेन चीज़ें हैं। और एक और चीज़ के स्टाइल जो है ना काफ़ी सिंपल है, ठीक है? एज वेल एज कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी के साथ साथ सिंपल भी है। जो इमेजरीज हैं वो काफ़ी इजी हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक ही नज़र में अगर पढ़ते हैं, अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुन लेते हैं तो पोएम को एक ही नज़र में आप एक ही सांस में पढ़ जाएंगे, और एक एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती जाएगी। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इसके बारे में। और जो प्लेथ की लाइफ है और उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मैंने लाइट लाइट सी समरी एक और वीडियो में भी इसी प्लेलिस्ट में दी हुई है। आप उसको सुन लें। उसकी लाइफ के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, और उसकी जितनी भी पोइट्री है जो सिलेबस में मौजूद हैं उन सबको प्रेजेंट किया गया है। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।